नमस्कार दोस्तों। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मार्केट सेगमेंट्स के बारे में कि जो मार्केट सेगमेंट्स हैं वो सिक्योरिटी मार्केट में कितने होते हैं। वैसे सिक्योरिटी मार्केट में नहीं, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारी मार्केट है, ठीक है, जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है उसको आप इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में आप डिवाइड कर सकते हो। तो इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि मार्केट सेगमेंट्स कितने होते हैं और उनका जो रोल है वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विटी सेगमेंट के बारे में। द इक्विटी सेगमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज allows trading in shares, debentures, warrants, mutual funds, and exchange traded funds, which is called ETFs. Equity shares represent the form of fractional ownership in the business of venture. Equity shareholders collectively own the company, they bear the risk and enjoy the rewards of ownership. Indian companies are permitted to raise foreign currency resources in the form of issue of ordinary equity shares through depository receipts, which is called ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारा इंडियन सिक्योरिटी मार्केट है वहाँ पे अलग अलग चीज़ों की ट्रेडिंग होती है। तो पहला आ गया उसमें शेयर, फिर आ गया डिबेंचर, फिर वारंट्स, फिर म्यूचुअल फंड्स, फिर ईटीएफ्स। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पहले जानते हैं कि शेयर क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, वारंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें शेयर की तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो शेयर को हम इक्विटी शेयर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर रिसिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर क्या होता है? तो इक्विटी शेयर जो पूरी कंपनी होती है उसका एक फ्रैक्शन होता है, मतलब कि उसका एक पार्ट होता है। मान लेते हैं कि एक कंपनी है, उसका नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। और उसमें उसके जो ओनर है वो दो है, यानी कि एक के पास हिस्सा है 50%, एक के पास हिस्सा है 50%। हो सकता है किसी के पास ज़्यादा कम हो। तो अब ये जो हिस्सा है उसे हम बोलेंगे कि हाँ कि 50% जो स्टेक है वो एक पार्टनर के पास है और 50% जो स्टेक है वो दूसरे पार्टनर के पास है। तो अब जो टोटल जो कैपिटल होती है उसको हम नंबर ऑफ शेयर्स में हम काउंट करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर एक शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपये है, तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उस कंपनी के, उसकी वैल्यू 100 रुपये ही होगी, ठीक है। तो हर एक शेयर की एक एक वैल्यू होती है। एक होती है उसकी मार्केट वैल्यू, एक होती है उसकी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आमतौर पे आपको 5 रुपये, 10 रुपये ऐसे देखने को मिलती है, लेकिन जो उसकी रियल वैल्यू होती है वो होती है मार्केट वैल्यू। तो 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 शेयर क्या होता है? शेयर बस एक पार्ट होता है कंपनी का। तो मान लेते हैं कि अगर आपने एक कंपनी के 10% शेयर आपने बाय करे हैं, 10% शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें परसेंट में, अगर हम नंबर्स में अगर हम बात करें कि आपने कितने शेयर आपने बाय करे, मतलब कितना हिस्सा आपने बाय करा है, तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि उस शेयर की वैल्यू कितनी है, ठीक है, और आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो ये तो बात होगी शेयर की। अब हम बात करते हैं डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर एक तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये तब इशू किए जाते हैं जब आप किसी को मनी उधार पे देते हो। मान लो मैं मेरी कंपनी है और मुझे पैसा चाहिए 10 लाख रुपए। अब मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे उधार दे दो पैसा। तो आप मुझे दे तो दोगे, लेकिन अब आपके माइंड में ये होगा कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर अगर आप मुझे पैसा दे रहे हो तो आपका पैसा सेफ है या फिर नहीं। तो मेरी तो कंपनी है, तो मैंने बोला कि देखिए आप जो भी मुझे पैसा देंगे बदले में, मैं रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट दूंगा, ठीक है, क्या कि मैंने इनसे इतना पैसा लिया और मैं इस पर इनको इतना ब्याज दूंगा और इतने टाइम के लिए मैं इनसे पैसा ले रहा हूँ। तो वो सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है, जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर। तो डिबेंचर आपके पास होगा और मनी मैं लूंगा। तो डिबेंचर पे आमतौर पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बैंक एफडी वगैरह, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो 9%, 10%, अगर 8% भी है तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा। तो डिबेंचर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि डिबेंचर कब इश्यू किया जाता है? जब हम पैसा उधार पे ले रहे होते हैं। और इक्विटी में क्या होता है कि इक्विटी में आप ऑनरशिप खरीद रहे होते हो एक कंपनी की। तो आप पैसा देते हो और ऑनरशिप आप खरीदते हो। अब बाद में उसे ये नहीं कह सकते भाई लाओ मेरा पैसा वापस करो। फिर हम बात करते हैं वारंट्स की। तो वारंट्स भी इस तरीके के एक डॉक्यूमेंट ही होते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में हम जानेंगे हमारे जो आगे आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल, जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर बाय सेल होते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट्स बाय सेल होते हैं। यूनिट्स की भी एक वैल्यू होती है, मतलब 10 रुपये, 20 रुपये, 300, 400, डिपेंड करता है।
सेम एज हमारा जो ETF होता है वो भी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज पे वो बाय सेल होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे बाद में। तो जैसे कि हमने जाना कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है, तो इक्विटी शेयर्स में जो हमारा रिस्क होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड भी आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है। और इंडियन कंपनीज जो बाहर से, यानी कि अगर मान लो कोई इंडियन कंपनी वो बाहर से मनी रेज करना चाहती है, तो वो दो दो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो मनी रेज कर सकती है। एक हमारा है GDR, एक होता है हमारा ADR। इसके अलावा हमारा एक होता है IDR भी होता है, तो वो यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मतलब ये बेसिकली यूज होते हैं अगर आप बाहर की किसी कंपनी से मनी रेज करना चाहते हो। जैसे मान लो अगर ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी इंडिया की कंपनी से मनी रेज करना चाहती है, तो उसको भी कुछ ना कुछ इशू करना पड़ेगा, मतलब उसको या तो GDR इशू करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ADR। वैसे ADR तो जो अमेरिका के लोग हैं वो इशू करेंगे, वो लोग आमतौर पे वो इशू करेंगे GDR। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A deposit receipt is a negotiable instrument in the form of a certificate denominated in US dollars. The certificates are issued by an overseas depository bank against certain underlying stock shares. The shares are deposited by the issuer with the overseas depository bank, and the shares are held by the local custodian appointed for this purpose. The receipt holder has the right to receive dividend, other payments, and benefits which the company announces for the shareholders. However, it is a non-voting equity holding. As the name suggests, ADRs are issued in the American market and GDRs in the global markets. In order to improve liquidity in the ADR GDR market, RBI issued guidelines in 2002 to permit two-way fungibility for ADRs GDRs. This means that investors in any ADR GDR can convert their holdings into shares and vice versa. Thus, when a security is termed fungible, it refers to the feature that allows an instrument to be replaced by another of a similar description, as for instance, and ADR or vice versa, its underlying shares. तो अब यहाँ पे ये बताया गया कि जो हमारा ADR जो GDR है उसकी मदद से हम मनी रेज कैसे करते हैं। तो उसको हम सिंपल इंग्लिश बोलते हैं DR, यानी कि डिपॉजिटरी रिसीप्ट। अभी ये जो डिपॉजिटरी रिसीप्ट होता है ये हमारा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता है, और वो आम तौर पे डॉलर, जो हमारा US डॉलर है उसमें डिनोट किया जाता है। अब ये अब जैसे कि हमको पता है कि क्या है, ये एक सर्टिफिकेट है। तो अब अगर मान लीजिए किसी इंडियन कंपनी को या फिर किसी बाहर की कंपनी को किसी और देश की कंपनी से अगर मनी रेज करना है, तो जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हो, द शेयर्स आर डिपॉजिटेड बाय द इश्यूअर विद द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक एंड द शेयर्स आर हेल्ड बाय द लोकल कस्टोडियन अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस. The receipt holder has the right to receive dividend and other payments and benefits which the company announces for the shareholders. However, it is a non-voting equity holding. देखिए, जब भी हम किसी कंपनी के इक्विटी होल्ड करते हैं, यानी कि हम शेयर होल्ड करते हैं, तो हमारे पास वोटिंग राइट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वो मनी अगर आपने ADR की मदद से फिर GDR की मदद से आपने रेज करी है, तो उस केस में आप वोट नहीं कर सकते हो। हर कंपनी की एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है और कुछ रेजोल्यूशन वगैरह भी पास किए जाते हैं, तो उसमें जो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वोट करना होता है। तो यहाँ पर लेकिन आप वोट नहीं कर सकते हो। हाँ, आपको डिविडेंड वगैरह मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपको डिविडेंड वगैरह मिलेगा, और भी कोई पेमेंट वगैरह है, और जितने भी और बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन आप वोटिंग नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ADR है जिसका नाम क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ठीक है, ये आमतौर पे अमेरिकन मार्केट में ही इशू किया जाता है। और जो GDR है वो देखिए यहाँ पे नाम से पता लग गया कि ग्लोबल मार्केट, तो हम इसको ग्लोबल मार्केट में हम इसको आराम से इशू कर सकते हैं।
इन ऑर्डर टू इम्प्रूव लिक्विडिटी इन एडीआर जीडीआर मार्केट। अब यहाँ पे एडीआर और जीडीआर की जो लिक्विडिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है उसका मतलब क्या है, मतलब इसको आसानी से मनी में कन्वर्ट किया जा सके। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी 2002 में। तो यहाँ पर उन्होंने दो तरीके से इसकी जो लिक्विडिटी है उसको और इजी बनाया था, मतलब उसको और इम्प्रूव किया था। वो ये था, दिस मीन्स दैट इन्वेस्टर्स इन एनी जीडीआर सॉरी एडीआर और जीडीआर कैन कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू शेयर्स। मान लीजिए आपके पास एडीआर है या फिर जीडीआर है, मतलब देखिए आप रहते हो यूएसए में और आपने इन्वेस्ट कर रखा है किसी इंडियन कंपनी में, तो आपके पास तो शेयर है ही नहीं, आपके पास तो एडीआर है। आपके शेयर तो इंडिया के जो कस्टोडियन है, इंडिया का जो कस्टोडियन यहाँ पे मैं पढ़ा था ना, लोकल कस्टोडियन, वो तो वहां जमा है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने एडीआर को जब भी चाहो आप उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये अलाउ होता है सिर्फ हमारी कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करी है, मतलब सबके लिए नहीं है ये। ठीक है, तो आप अपने एडीआर या फिर जीडीआर को आप इजीली आप शेयर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर आपके पास शेयर है तो आप उसको एडीआर में या फिर जीडीआर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो इसकी जो लिक्विडिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी।